अमित शाह भी एग्जैक्टली यही बोलता है, नरेंद्र मोदी भी यही बोलता है, और जी पीछे ये हुआ था इसलिए हम आज ये नहीं करेंगे। मैं टू दे वांट टू से टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। लोग पागल थोड़ी हैं, देख रहे हैं ना। महराज मलिक ने तो ये कहा था, नहीं चाहिए था हमको 370, नहीं चाहिए थी बाबरी मस्जिद, यही बोला अपने लोगों को बोला ना। मुझे तो फर्क नहीं पड़ा जो उसने बोला, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने बोला है ना, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को बोला, बट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बोल के बोलने निकला ना। जिस दिन डेली वेजर का आया, जिस दिन वक्फ आया, जिस वक्त का, अब मेरे को बताओ, वक्त ये डिस्कशन है, किरण रिजिजू आया हुआ, स्टेट हुड के ऊपर रेजोल्यूशन सजाद साहब ने मूव किया हुआ, अमित शाह जम्मू में, कैन उमर अब्दुल्ला अफोर्ड? क्योंकि उनको पता था स्टेट हुड के ऊपर रेजोल्यूशन अगर असेंबली में आया, मेरे अपने एमएलए, मेरे अपने मंत्री खड़े हो गए 2 स्टेट। उमर अब्दुल्ला ने क्या बात करनी थी अमित शाह जी से? वक्त के ऊपर मौका था उमर अब्दुल्ला के पास, रेजोल्यूशन पास करा कर कहता, सर हम वी आर द मेजॉरिटी स्टेट, मुस्लिम स्टेट, वी हैव दिस ऑब्जेक्शन सर, वी मे नॉट बी अगेंस्ट टोटलिटी ऑफ द एक्ट, वी आर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर क्लॉज, ये है हमारा रेजोल्यूशन, प्लीज इसको अमेंडमेंट आप मूव करो। आप तो हो ना पावर में, हमारी तरफ से रेजोल्यूशन है, आप प्लीज इसको कंसीडर करो। कर सकता था, नहीं कर सकता, बट नहीं किया। जजमेंट दे होगा जिसको वो कहते हैं कि आखिरी दिन होगा जब सबका हिसाब होगा, उसमें उनके रिलीजन के अंदर चैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स में, वो उस चैरिटी के अंदर ही वक्फ बने। अगर वो वक्फ को एक मुसलमान ही कंट्रोल करता हो, एमपी आपने लिखा ना, एमपी आपने फीमेल्स रखी हो, अगर वो मुसलमान ही है वही कर पाएंगे ना उसको। अब मैं तू कौन, मैं खाम खा, तो गवर्नमेंट बेसिकली अपने आप को घुसा रही है। अब एडवोकेट हैं, एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वक्फ में किया कि आज से पहले जो भी वक्फ के डिस्प्यूट्स होते थे वो सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट तक ही सीमित थे, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इतनी पिटीशन तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ रिट पिटीशन लाई करते थे आर्टिकल 226 में, और 220, और उस रिट पिटीशन के बाद इस पे सरकार गुमराह कर रही है। ऑब्वियसली अब सरकार ने क्या किया, सिर्फ पार्टी ऐड किया, आप दावा भी कर सकते, सिविल सूट भी कर सकते। ऐसा कभी नहीं था कि हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। आप एक काम करो, अध्यक्षा अंद्राबी को आप उनको जाओ, उनको पूछा, मैडम कितनी पिटीशंस में रिट पिटीशंस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में प्रायर टू दिस एक्ट? जब आप दरख्शन अंद्राबी का बात करते हैं, और इस वक्त में एक पॉइंट ये भी है कि महिलाओं को जो है वो पहले नहीं है। हालांकि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें काफी जगहों पर, चाहे वो केरल की बात कर ले या महाराष्ट्र की बात कर ले, कई जगहों पर, बिहार की बात कर ले, यूपी की बात, पंजाब की बात कर ले, पंजाब है 3 अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन रही हैं वहां हमारे जम्मू कश्मीर में। तो फिर ये कहना कि महिलाओं को अब जगह जो है वो मिल पाएगी, वक्फ एक्ट को उतना ही प्रमोट किया जा रहा है जितना औरतों के लिए आपने फीमेल रिजर्वेशन की 2023। एक कानून बनाया गया जो इन्फोर्स आएगा शायद 2030 में, अमित शाह ने कहा 29 में, तो अमित शाह ने कहा 7 साल के बाद शायद आ सकता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। तो 7, अगर इतनी ही इनको औरतों के बारे में इतना ध्यान था तो ऐसा कानून लाया क्यों था 2023 में, जो एनफोर्स 2030 में हुआ? ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर में महिलाओं को संरक्षण देना जरूरी है, अगर वो कहते हैं अब मिलेगा, तो जो बाकी जो रिजर्वेशन की बात है, या बीजेपी में या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या उसमें रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को नहीं लाना चाहिए? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आप उनको कहो कि यू गिव अस वन मुस्लिम एमपी दैट यू हैव इन पार्लियामेंट इस टाइम। महिला मुसलमान एक एमपी है राणा साहब, वो भी राज्यसभा में। इन्होंने टिकट ही नहीं दी किसी मुसलमान को लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप वो टिकट देते तो आपका जो नैरेटिव था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहचाने कि देश की संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों को देंगे कांग्रेस वाले, और उन लोगों को देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं, उनको कपड़ों से पहचाना जाएगा। अब मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर से ये है कि जो आपने 5 साल का क्लॉज रखा है उसके अंदर, प्रैक्टिसिंग मुसलमान 5 साल का होना, वही डोनेट कर सकते, वो आप पहचानोगे कैसे? बच्चे ज्यादा होने पे, कपड़ों से, किससे पहचानोगे? मतलब ऐसी एब्सर्डिटी रखी गई है। तो ये बेसिकली वो चीजें जिनको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तो सेटिस्फाइड तो करेगी इस एक्ट को, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उमर अब्दुल्ला के लिए भी और अमित शाह के लिए, दे शुड हैव हर्ड। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। कल आपने देखा एक स्कफल जो है असेंबली में हुआ, जहां पर महराज मलिक, पीडीपी और बीजेपी आपस में ये सब जो है वो भिड़ते हुए नजर आए। जहां पर बीजेपी ने महराज मलिक पर इल्जाम लगाए, तो वहीं पीडीपी के कुछ वर्कर्स जो है वो भी अंदर जो है वो पहुंच चुके थे, और उनकी भी झड़प जो है वो महराज मलिक के साथ जो है वो होते दिखी, जिसको लेकर काफी कुछ जो है वो विवाद जो है वो देखने को मिला। महराज मलिक ने बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन पीडीपी वर्कर्स ने भी जो है काफी कुछ जो है वो महराज मलिक के लिए बोला। मेरे साथ इस समय फ्रेम में आप देख रहे हैं पीडीपी के जेकेयूटी के स्पोक्स पर्सन हैं आदित्य जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर इन सब की वजह क्या है। आदित्य जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जो कल स्कफल हुआ, क्या ये जरूरी था? और जो पीडीपी के वर्कर्स, कल की बात करूं, उससे एक दिन पहले की बात भी करूं, तो भी आपस में जो है वो महराज मलिक और पीडीपी वर्कर जो है वो भिड़ते हुए नजर आए। वो इंटरव्यू दे रहे थे और वो पीडीपी वर्कर बीच में इंटरप्ट करने आ गए। क्या ये रास्ता यही एक रास्ता था, या पीडीपी वर्कर्स कुछ और भी रास्ता जो है कर सकते थे, अगर महराज मलिक ने कुछ भी आपके लीडर्स के लिए अगर कुछ बोला था?
नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात है कि पीडीपी वर्कर ने कोई स्काफल नहीं की है। अगर आपने वीडियोस भी देखी हो, वहां पर आरिफ और मोहित उन्होंने सिर्फ बात बोली थी, अपनी बात रखी थी, क्योंकि बेलगाम महराज मलिक कुछ ना कुछ बोलते जा रहे थे, बट वो चीजें बोल रहे थे जिनके वो हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट्स थी। अगर आप वो देखें 370 के ऊपर, 370 में महराज मलिक किस खाते में बोलते थे? अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट दी थी एब्रोगेशन को 370 को, उनके मेंबर पार्लियामेंट ने खिलाफ वोट दिया, उन्होंने वोट दिया था कि भी 370 एब्रोगेट होनी चाहिए। तो महराज मलिक उन बारे में बात नहीं करते। महराज मलिक मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहा है। मुफ्ती साहब तो आज रहे भी नहीं। देखिए, आप पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो पॉलिसीज ओपन होती हैं, बट उसके लिए प्लेटफॉर्म होता है, आप बोलें। बट आप जिस तरीके के पर्सनल स्लर्स निकालते हैं, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, देखिए महराज मलिक को ये लगना शुरू हो गया है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो एमएलए नहीं है। उसको लगता है कि मैं यहाँ पर खुद को अनलीस्ड, एक बिना लीज का आदमी हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा दैट विल एंटरटेन पीपल। नहीं, असेंबली के अंदर एमएलए को एक दायरे में रहना होता है, एक लाइन होती है, उस लाइन के हिसाब से ऑपरेट करना है। आपको लग रहा है वो लाइन क्रॉस कर रहा है महराज मलिक? मेरे को क्या लगता है, हर एक आदमी को, देखने वाले को लगता है। आप देखेंगे जिस आदमी ने 12 लाख रुपए अपने ही वर्कर का खाया हो, उसको फिर एक जर्नलिस्ट का, आपके जैसा जर्नलिस्ट है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो कंप्लेंट्स कर रहा है, कंप्लेंट लॉन्च होती है, उसका आगे कोई एक्शन नहीं लेता, ये प्रेशराइज करता है। जेके हाउस में दिल्ली में he has used the premises, he has left it, what kind of activities he was doing there, इस किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है। एक दिन आप उठ के कहते हो जम्मू में कि जी जम्मू में हिंदू जो हैं वो शराब पीते हैं, अगले दिन आप कहते हो कि कि ये जी कश्मीर में जो लीडर हैं इन्होंने शराब बेच के वोट खरीदे, मतलब शराब देकर किसको दी शराब? आप कहना चाहते हो कि कश्मीर भी शराब पीते हैं। ऑब्वियसली महराज मलिक शराब के बारे में बात करेगा, क्यों? क्योंकि इसको अरविंद केजरीवाल याद आता है। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिंदगी शराब का, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे क्यों नहीं? शराब घोटाला। महराज मलिक को आप देखा, आप एज एन एमएलए आपने कभी देखा कि उसने क्वेश्चन उठाया हो कि जनाब मेरे इलाके में ये रोड का इशू है, मेरे इलाके में रोजगार का इशू है? जो इन 3 दिन में बिल्स डिस्कस होने थे वो प्राइवेट मेंबर्स बिल थे। महराज मलिक इज अ पपेट ऑफ गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पे चलने वाले हैं? आप मुझे बताओ, आप मुफ्ती साहब की पॉलिसी के ऊपर और मुफ्ती साहब के ऊपर सवाल उठाते हो, बट आप शेख साहब की किसी भी पॉलिसी पे चुप हो, आप फारूक साहब के फैसलों पे चुप हो, आप 87 के बारे में मेंशन नहीं करते हो, आप किसी भी चीज के बारे में मेंशन नहीं करते हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो तो कहते हैं मैं पास्ट जो बीत गया उसकी पास्ट की बात नहीं करता, मैं फ्यूचर की। तो पूरे हुए 9 साल हो गए, अब वो पास्ट नहीं है क्या? देखिए, पॉइंट इज कि महराज मलिक हैज डेमोन्स्ट्रेटिंग। क्या आपको लगता है महराज मलिक जो बयान मुफ्ती जी के लिए दिया उन्होंने, आपको लगता है क्या इसके पीछे उन्होंने कोई वजह से दिया है या किसी के कहने पर ये बयान हुए हैं? देखो 3 बिल्स, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उससे जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आप कह रहे हैं पपट है महराज मलिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो शेख साहब की पॉलिसीज को जो है उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो आपको लग रहा है वो कहीं किसी के कहने पर बोल रहे हैं मुफ्ती साहब के लिए? आप बड़ी सीधी सी बात, ये राइट हो रहा है चीज। कौन से बिल डिस्कस हो रहे थे? डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन। बिल्कुल। अगर रेगुलराइजेशन का बिल पास हो जाए, वो किसने मूव किया बिल? वहीदुर रहमान परान। बिल्कुल, वो बिल पास होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उस बिल को कभी पास होने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो पास नहीं होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठता। 50 तो एमएलए आपके हैं, अगर पास हो जाता तो क्रेडिट भी नहीं ले सकती। ये तो क्रिएट किया। लेकिन परा साहब भी मैंने देखा ना, परा साहब जब वहां पर जब वो वेल में आए तो वो वक्फ के बिल के लिए पहले बात करना चाहते थे। वो कहते थे पहले बात मजहब की होगी, बाद में बात जो है और की होगी। तो जो बिल डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल लेबर्स के लिए जो पहले कर सकते थे वो किया नहीं उन्होंने। सेकंड डे, फर्स्ट डे आप खुद देखो, वक्फ का बिल है, वक्फ के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करना कितना टाइम लगता है? हाफ ऑफ अ सेशन। 80 एमएलए हैं, आप टाइम एलोकेशन करते हैं, हर एक आदमी अपनी डिसेंट बोलते हैं। मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है अकेली, यहाँ पे 60% 70% की मुस्लिम पॉपुलेशन है। उनके सेंटिमेंट्स उनके नुमाइंदे ही बोलेंगे। अगर वहीदुर रहमान परा इतना गलत होता तो 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए क्यों उछल के आए थे आगे? तनवीर सादिक ने बोला, सलमान सागर ने बोला। हु आर दीज टू? सलमान सागर इज सन ऑफ अली मोहम्मद सागर, राइट हैंड मैन, सिट्स राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ उमर अब्दुल्ला। तनवीर सादिक सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ उमर अब्दुल्ला। ये कहते हैं कि वक्त पे बाल करेंगे, उमर साहब जाते हैं ट्यूलिप में सैर करने। और उमर का भी बेस्ट पार्ट क्या है? हिज पॉइंट इज, वो कहते हैं कि वहां पे सेंट्रल मिनिस्टर ट्यूलिप में घूम रहा था,
मैं चीफ मिनिस्टर, मैं भी पर चांस पहुंचा, मतलब कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को किसी को नहीं पता था कि किरण रिजिजू ट्यूलिप में बैठा, और उमर अब्दुल्ला को भी नहीं पता था। बस इतनी एब्सर्डिटी, इससे वो उनका कहना है कोइंसिडेंस हो गया है। एक कोइंसिडेंस हो सकता है। आप खुद सोचो, मतलब कि उमर साहब तो पहुंच गए, तो फारूक साहब भी पहुंच गए। आप शुरू से देखते हो, उमर साहब एक बात कहते हैं, उमर साहब, लेट्स गो 6 महीने पीछे, उमर साहब कहते हैं कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट ईवीएम, राइट। उससे 4 महीने पहले फारूक साहब इंडिया अलायंस के प्लेटफॉर्म पे खड़े कहते हैं कि ईवीएम के ऊपर हम बात करेंगे, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉजिंग डैमेज टू अस, राइट। जब आप इन चीजों के ऊपर आप अपने आप को बैकट्रैप करते हो, वो उमर साहब इज बेसिकली ट्राइंग टू अपीज बीजेपी। वो अपीज करना चाहते हैं कि जी जो मैं करना चाहता हूं, अब आप मेरे को बता, वो कहते हैं कि जी मेरी चलती नहीं है। वो रिटायर्ड एम्प्लॉय जो रिटायर हुआ, अगले दिन वो रिस्टोर हो जाता है, उसमें चलती है। स्पेशल एनवॉय टू दी टूरिज्म डिपार्टमेंट, लेकिन बाकी ट्रांसफरों में नहीं चलती है। दे आर ट्राइंग टू प्ले गुड कॉप बैड कॉप, वो बेवकूफ बना रहे हैं। दे विल डू ओनली दोज थिंग्स जो उनको सूट करती हैं पॉलिटिकली, और ये हमेशा करते हैं। ये आज तक उठ के बार बार बोलते रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को वो पीडीपी की वजह से बोलते हैं ना। मैं सिर्फ उमर साहब को पूछना चाहता हूं कि आपके 3 एमपी थे ना उसके अंदर बैठे हुए पार्लियामेंट में उस दिन, वो क्या उखाड़ सके? क्योंकि 303 की मेजॉरिटी थी बीजेपी के पास। ये एजेंडा बीजेपी का 1950 से है, एजेंडा ऑफ अलायंस में। हालांकि हमने राइटिंग में लिया था बीजेपी से कि आप 370 को छेड़ नहीं सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट किया ना हमने उनके साथ कि आप इसको, लेकिन वो तो बार बार यही कहते हैं कि आज 370 अगर टूटा, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बनी, तो इसका सबसे बड़ा, अगर इस पर सहरा अगर कोई बांधा जाए स्टेट से यूटी का, तो वो पीडीपी किया। अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करती तो 370 नहीं टूट सकती थी। बीजेपी से अलायंस किया था 2014 में, 2018 में अलायंस खत्म हो गया, 2019 में नई पार्लियामेंट इलेक्शंस होती हैं, उस पार्लियामेंट इलेक्शन में 303 सीटें आती हैं बीजेपी की। अब आप मुझे बताओ 2014 से 18 के बीच में क्या लेना? उनका कहने का मतलब पता क्या है? उनका कहने का मतलब ये है कि कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही चली है सदर। आप शुरू से ले लो, जब पीडीपी नहीं थी, जो आदमी कांग्रेस ज्वाइन करता था उसको कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंस्टिगेशन पे बाइकआउट किया गया था, जाता था, नहीं किया जाता था सोशली। वो कौन करवाता था? वो शेख अब्दुल्ला करवाता था, वो फारूक अब्दुल्ला करवाता था। बाद में अब उसी चीज को नई डेफिनेशन दी गई है। ये बेसिकली सिंगल पार्टी की, हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। अगर आप ही आप हो तो आप हमको जस्टिफाई करो ना, प्रूडेंट माइंड को, समझदार माइंड को ये बात भलती नहीं है कि 2018 में जब अलायंस खत्म हो गया, 19 में नई इलेक्शन हुई, तो कैसे हो? महराज मलिक के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं कि महराज मलिक, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कौम के साथ गद्दारी की। जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो इंसान दुनिया से चला गया, मैं उनके लिए ऐसे वर्ड नहीं यूज करना पाऊंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कौम के साथ उन्होंने गद्दारी की, अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद आज जो जम्मू कश्मीर में जो भी गट रहा है, अगर आज असेंबली में उन पर हमला हुआ है, बीजेपी ने हमला किया है या पीडीपी ने हमला किया है, उन्होंने ये भी कहा कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है, इसलिए मुझ पर आज ऐसा इंसिडेंस हुआ। 2 अलग अलग चीजें। पहली बात, जब महराज मलिक या आम आदमी पार्टी बोलती है कि मुफ्ती साहब ने कौम के साथ गद्दारी की, या फॉर दैट मैटर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ये बात, दे आर डिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कौम क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय कौम? ही इज ट्राइंग टू पुट अ रिलीजियस स्लर। इसको बुक करना चाहिए। किधर है पब्लिक सेफ्टी एक्ट गवर्नमेंट का? किधर है उमर अब्दुल्ला के हाथ? ही इज मेकिंग अ रिलीजियस स्लर कौम के साथ बदली। व्हाट डू यू मीन बाय कौम? ऐसा क्या हुआ? मैंने उनसे भी महराज मलिक से भी ये सवाल पूछा कि ऐसा क्या किया 2014 में? उन्होंने कहा मेरा वजूद खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर का वजूद खत्म हो गया, पूरी कौम के साथ गद्दारी की उन्होंने। अगर वो नहीं करते तो आज जम्मू कश्मीर की हालात कुछ और होते। लुक एट महराज मलिक, डू यू थिंक कि सीरियसली उसके बारे में 5 मिनट से ऊपर बात भी करनी चाहिए? Do you really think? आपको लगता नहीं करनी चाहिए? He is absolutely irrelevant. यही वजह मान के चले, we have put the facts very clear. यही वजह मान के चले कि महबूबा मुफ्ती ने अभी तक उनके पिताजी के बारे में ये बात की गई है, और जो उनका करियर है, ऐसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, ऐसे मिनिस्टर जो है वो सेंटर में रहे, उनके लिए इस तरह के अब शब्द अगर यूज किए तो महबूबा मुफ्ती ने भी उस पर कोई भी उनका महराज मलिक का क्रिटिसाइज करना नहीं बनता है ऐसे डॉटर। नहीं, महबूबा मुफ्ती at the same time is the president of People's Democratic Party. So listen, Mufti Mohammad Saeed is patron of PDP, right? बिल्कुल।
ही इज एज रिस्पेक्टेबल टू अस एज अ डॉटर। वो सेपरेट होता है, वो प्रिविलेज, वो एक अलग एंटिटी होती है, वो पर्सनल चॉइस होती है, वो पर्सनल आपकी सेंटिमेंट होता है। शी डजंट मिक्स हर पर्सनल सेंटिमेंट विद पॉलिटिक्स। महराज मलिक का पर्पस क्या है? देखो, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में महराज मलिक बोल के क्या करना चाहता हूँ? बेसिकली अपने आप को बढ़ाना चाहता हूँ, टीआरपी। और क्या है? मैंने आपको बोला इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। पुट हिम ऑन इंस्टाग्राम, पुट हिम ऑन फेसबुक, ही विल वर्क देयर। बढ़िया है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं। व्यूज से क्या होगा? आपको लग रहा है जो लोग, क्योंकि views, आज जो महराज मलिक के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ, कल जो स्कफल हुआ, आज काफी लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्कफल जो हुआ था कल, वो बीजेपी और महराज मलिक का भी। महराज कह रहा है पहले पीडीपी ने इसको शुरू किया और फिर बीजेपी ने उसका फायदा उठा लिया। एक दिन पहले महराज मलिक प्रेमिसेस के बाहर जाता है, आरिफ अमीन, मोहित भान, पीडीपी स्पोक्सपर्सन बाहर बैठे, अलग से बैठे हैं। ही ट्राइज टू वॉक अप टू देम, ट्राइज टू फाइट, गला पकड़ने की कोशिश करता है। वहां पे जर्नलिस्टों ने बोला ना कि साहब आप एमएलए हैं, मत करो ऐसी हरकत। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, उसको समझ आ रहा था? उसको दिख रहा था कि क्या हो रहा है? आदमी इस लेवल पे जा रहा है। आप असेंबली में हो ना, यू गेट योर टाइम, 4 मिनट 5 मिनट, आप उस 5 मिनट में पॉलिसी के बारे में बात करो। उस पॉलिसी के बारे में बात करते करते आप 10 सवाल उठा सकते हो पुराने चीफ मिनिस्टर्स, पुराने मिनिस्टर्स के बारे में। दैट इज एक्सेप्टेबल। आप बाहर निकल के जो तमाशा करते हो वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो नहीं है ना, वो आप एज एन एमएलए तो काम कर नहीं रहे। और महराज मलिक जो खुद है, आप बताओ, जो अपने ही वर्कर का नहीं है, हिज ओन, अब मैं कहता हूँ हिज ओन फादर हैज थ्रोन मी आउट ऑफ द हाउस। क्या है क्रेडिबिलिटी का आदमी? क्यों फेंका है? वो आदमी जो रोता है, वो कहता है मेरे से 12 लाख रुपए ले गया, आई डोंट हैव मोर मनी लेफ्ट। उसकी तरफ क्या करेंगे? जेके हाउस में क्या हो रहा है दिल्ली में? यहां पर लुक एट हिज ओवरऑल सिस्टम। वो कहता है जी हम शरीफ क्या हुए, हमको बदमाश होना चाहिए। मतलब आप देखो ना, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स आल्सो आप लुक एट। और बीजेपी के साथ जो उनकी लड़ाई हुई है, वो लोग, वो बीजेपी वाले जवाब देंगे कि हाथामुक्की पे क्यों उतरा है, क्योंकि जब जबान दी है ऊपर वाले ने, पॉलिटिक्स में आए हो, प्लेटफॉर्म है असेंबली का, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या? हम एज स्पोक्स पर्सन हमने ऑप्ट किया कि हम चुप रहेंगे 40-45 दिन, बिकॉज लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड हैं। वो मुद्दे के ऊपर, इश्यूज के ऊपर वो बात करेंगे असेंबली में। वहां पर बात करने के लिए हम लोग भी, अगर हम आज भी अगर डेली वेजेस के बारे में बात करते हैं, डेली वेजेस के बारे में क्या बात? उनकी रेगुलराइजेशन बिल जो है वो हमने, हमारी सरकार में, मैडम महबूबा मुफ्ती जब सरकार टूटी, उनका ऐसा इशू हुआ ना, उसी के बेस पे रेगुलराइजेशन होनी थी, हमने वही बिल मूव किया आगे। 13 जुलाई का भी बिल था, फिर उसके बाद आपको छुट्टी, 13 जुलाई की छुट्टी का, अगर आप इन बिल्स को कंसोलिडेट करके देखें या इनकी इंपॉर्टेंस देखें, यूनिवर्सिटी सेटअप करने के भी हमने बिल दिए, वो एक्सेप्ट नहीं किए फिलहाल राठौर साहब ने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हम लोग प्रोग्रेसिवली चल रहे हैं। आप पूछो महराज मलिक ने एग्जैक्टली क्या, जो आप लेजिस्लेचर, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि असेंबली में जब आप बैठते हो ना, आपके पास इतनी एक्सट्रीम पावर्स होती हैं एज एन एमएलए, आप कानून बनाने की पावर रखते हो। महराज मलिक को पूछे कि तुमने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को गाली निकाली, तुमने पीडीपी को गाली निकाली, तुमने बीजेपी को गाली निकाली, तुमने हर एक को गाली निकाली, उससे अल्टीमेटली तूने किया कौन सा काम? लेजिस्लेचर में बैठने हल्ला करने के लिए तो नहीं है तुम वहां लेजिस्लेचर में गए कानून बनाने के लिए, डिबेट करने के लिए। वेयर इज योर डिबेट? आपको लग रहा है महराज मलिक जो लेजिस्लेचर, जिस तरह आपने कहा, वो लेजिस्लेचर्स होते हैं जो कानून बनाते हैं, सब मिलकर कानून बनाते हैं। महराज मलिक से जब मेरा इंटरव्यू हुआ कल मैंने, तो उनको जो मैं ऑब्जर्व कर पाया जितना, वो उनका ये मानना है कि जो पिछले 10 साल में जो काम हुआ वहां पर लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आज उमर अब्दुल्ला सरकार से ये लोग सवाल क्यों कर रहे हैं जिन्होंने 10 साल ये सवाल नहीं उठाया? तो मतलब सवाल ही नहीं पूछो। दिस इज व्हाट महराज मलिक, वो कह रहा है मैं एक्सपोज करूंगा, जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाओ। अमित शाह भी एग्जैक्टली यही बोलता है, नरेंद्र मोदी भी यही बोलता है, और जी पीछे ये हुआ था इसलिए हम आज ये नहीं करेंगे। दे वांट टू से टू रॉन्ग्स मेक वन राइट। लोग पागल थोड़ी हैं, देख रहे हैं ना। आपने सरकार में क्या है, आप क्या बोलकर जाए सरकार? आप असेंबली इलेक्शन जीती है ना। महराज मलिक ने तो ये कहा था, नहीं चाहिए था हमको 370, नहीं चाहिए थी बाबरी मस्जिद, यही बोला अपने लोगों को बोला ना। मुझे तो फर्क नहीं पड़ा जो उसने बोला, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने बोला है ना, मेरे कॉन्स्टिट्यूंट्स को बोला, बट अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स को ये बोल निकला ना। जिस आदमी का बेसिस ही वैसा है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? देखो, इफेक्ट प्रोग्रेशन ऑफ एन एमएलए जो होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एमएलए का काम क्या होता है। जो आदमी घर से सोच कर आया कि मैंने हल्ला करना है, मैंने वहां कुर्सी, आप देखो राठौर साहब इसको कह रहे हैं यार, इस आदमी को मैं समझा ही नहीं सकता। बीजेपी वालों को भी बोल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोल रहा है, हमको बोल रहा है यार, सजाद लोन साहब को कह रहा है यार, इसको मैं क्या बोलूं, ये सुनता ही नहीं है। इसको आता है टेबल पे खड़ा होने की, कुर्सी पे खड़े होने की। ये असेंबली में, इसको सर्कस में रखो।
he'll get generate more money. Umar Abdullah is using him ना. आपको लग रहा है उमर अब्दुल्ला यूज कर रहे हैं? Exactly. अगर महराज मलिक why daily wages bill was not even debated? आप मेरे को बताओ ट्यूलिप में डेली वेजर के लिए तो महराज मलिक ने भी जो है वो कहा था मैं बिल लेकर आऊंगा। शो कहाँ लाया? Did he lie? Bring it. Does he know how to write it? Does he know what is the essence? Does he know definitions क्या डालूंगा मैं उसमें? कितना डेली वेजर है? कौन सी कैटेगरी में है? कैसे उनको रेगुलराइजेशन? लेकिन बड़े अहम मुद्दे भी उठाए आदित्य साहब, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि जो शराब माफिया जो है, जो बॉटल्स बढ़ने के, दुकानें बढ़ने के बाद भी जो है जो रेवेन्यू नहीं शो कर पाया, उन्होंने कहा एक बड़ा माफिया जो है वो सरकार के रेख देख में चलता है। आप उसको किस तरह से लेते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन ना किसी बीजेपी ने उठाया ना ही किसी पीडीपी के लेजिस्लेचर ने उठाया। देखो सरकार उसने डेटा दिया अपना, ठीक है, राइट, शराब के बारे में। बट जब अब देखो कंस्ट्रक्टिव चीज थी कि शराब में डेटा नहीं कि जी पैसा नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसको खराब करने के लिए क्या किया महराज मलिक ने? दिमाग से पैदल है ना, हिंदू शराब पीता है जी जम्मू में, मुसलमान वहां पे पीता है, ये व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आपको उस बयान से बयान नहीं है, ठेस पहुंचती है? खीर बनी बहुत बढ़िया खीर बनी, फिर महराज मलिक आया, उसमें स्वाद डाल दी, अब खा सकते हो आप उसको। अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ करने के बाद वो सारा का सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। बिकॉज ही इज मोटिवेटेड, ही इज समवन हु इज वर्किंग ऑन समवन्स डिक्टेट्स। मुझे पता अरविंद केजरीवाल विल एक्सेप्ट इट। टेल अरविंद केजरीवाल, आस्क अरविंद केजरीवाल, will you second what he said about Mufti Mohammed Said? Will he? Former Home Minister of India, neither Ghulam Nabi Azad could sit on that chair, nor Farooq Abdullah Saab can sit on that. Sheikh Abdullah could not sit on it. Anyone from Jammu and Kashmir could not sit on that chair. Wazir Dakhila, मैं Home Minister of India. Have you any person from Jammu and Kashmir, any Muslim sitting on that chair? Maulana Abdul Kalam Azad could not sit on it. आप इस आदमी की रेपुटेशन को चैलेंज कर रहे हो उसकी एब्सेंस में। हमारे में मतलब कि मैं तो अपने धर्म को जिस तरीके से प्रोफेस कर, हमारे में तो इतनी बड़ी साफ बात है, जो चला गया ना ऊपर उसके बारे में बुरा तो हम बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि यही हमारी। लेकिन महराज मलिक कहता है अगर उसने मरने के बाद जो उसने जीते जी जो गुनाह किए हैं वो गुनाह बताने कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई इंसान मर गया लेकिन उसने गुनाह किए हैं, वो गुनाह बताने भी क्या गुनाह? कौम, यही जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, कौम को बर्बाद आपने किया। पूछा कौम का क्या मतलब होता है? मैंने तो उनसे पूछा, मैं कहा क्या किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वजूद खत्म किया उन्होंने। यू आस्क उमर आल्सो, आस्क फारूक साहब आल्सो, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कौम? कौम का वर्ड बताओ, देन वी विल लिसन टू यू। आई रियली वांट टू लिसन टू व्हाट आम आदमी पार्टीज एमएलए वांट टू टॉक अबाउट कौम। बोल के बताएं कौम का मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेन करें। Isn't he trying to get a religious slur here? उमर साहब नहीं ला रहे क्या रिलीजियस स्लर इसमें? सारा दिन सलमान सागर का रिलीजियस स्लर नहीं करता। मैं तो साफ साफ बोलता हूं, इफ यू हैव दैट मच ऑफ प्रॉब्लम प्लीज डोंट एंटर जिम। तुमको इतनी तकलीफ है ना, तुम रिलीजियस स्लर्स को यूज कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू गेन इट। तुम्हें को बेवकूफ लगता है यहाँ पे बैठा हुआ आदमी? आपको लगता है ये बयान उनको देने बंद करने चाहिए? हिंदू तिलक लगाकर पाप करता है, मुस्लिम पीता है, मुस्लिम चुपकर पीता है, हिंदू शराब पीता है, ये रिलीजियस जो स्टेटमेंट्स हैं, ये काम है लेजिस्लेटर का, ये काम है। इफ यू, अगर आपको लगता है ये काम है, देन यू शुड टेल, देन यू आर नो वन टू रेज अ क्वेश्चन ऑन बीजेपी। लेकिन वो बीजेपी पे तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने does BJP represent a Hindu? वो तो यही कहते हैं, वो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। They said ना, see रिलीजन मैं फॉलो करता हूँ अपने तरीके से करता हूँ, कोई कर्म कांड में कोई कमी पेशी नहीं रखता, बट मैं उसकी वीडियोग्राफी नहीं करता। दैट इज मेजोरिटी ऑफ द पीपल। आपने सैडिस्टिक प्लेजर डाल दिया हुआ है लोगों के बीच में। देखो, वक्फ इज अ पर्सनल इशू ऑफ मुस्लिम्स, राइट? उसके ऊपर सैडिस्टिक प्लेजर दिया है कम्युनिटी में, तो हिंदुओं को ताकि आप उनको डिविएट करो। बीजेपी उनके लिए काम नहीं कर रही है, उनको बेसिकली रख रही है कि आपको सारा कि देश चल ही हिंदू मुसलमान के फसाद पे चल सकता है। आज के जमाने में हमारा टैरिफ चेंज हो गया हुआ है। स्टॉक्स आप इसे 8-9 महीने से आपके, आई थिंक जितने लोग आपका टीवी देख रहे होंगे सब लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर, बिल्कुल सबको मैं कहता हूँ अपना पोर्टफोलियो जाकर देख लो पिछले 8-9 महीने से, ये स्टॉक्स आर फॉलिंग डाउन। ये वैसे ही हो रहा है जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बीजेपी ने बेवकूफ बनाया था कि जी अमीर आदमियों से पैसा जाएगा तुम्हारे खाते आएगा। उस टाइम पे भी हम मिडिल क्लास लोगों को फर्क पड़ा था।
आज भी स्टॉक में इन्वेस्ट हम लोगों के बच्चे हम लोग ही करते हैं। हम सबके पोर्टफोलियो 50%, 52%, 60% नीचे आ गए हुए। जिसने कोई 2 लाख डाला था वो कम आकर 80,000 पे फंस गया हुआ है। ये इश्यूज को डिविएशन करती है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल, मैं महराज मलिक पे सिर्फ आखिरी सवाल, उसके बाद में कुछ और आपसे सवाल रखूंगा। जो पीडीपी के जो वर्कर्स, जो आपने कहा अब आरिफ और मोहित, जब आप ये कहते हैं कि हम चुप रहते हैं और हमें कोई ज्यादा उस पर सीरियसनेस नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर मुफ्ती साहब के लिए और अगर उन्होंने कोई बयान दिए भी थे तो आपके लिए एक कानूनी दायरा है, आप उस पर कानूनी कार्यवाही जो कर सकते थे, क्या उन लोगों का असेंबली में जाना, वहां पर जब वो मीडिया में बाइट दे रहे हैं उसमें इंटरप्ट करना, उनको पर्सनल भी उन पे बोलना कि इन्होंने 12 लाख किसी से खाए हैं, इसके पिता ने इसको जो है वो बेदखल किया गया, ये वे था क्या? इस वे में जाना जरूरी था पीडीपी के वर्कर्स को? दे वर देयर इन असेंबली ऑन वैलिड कार्ड्स, राइट? पहली चीज। दूसरी बात, वहां पर आप खड़े होकर बोलते जा रहे हो। आपने मुझे बोला महबूबा मुफ्ती ने बोला, वो उन्होंने पर्सनल था। यहाँ पर आपने पार्टी के कायद के बारे में बोला। ये पार्टी का वर्कर है। अगर बीजेपी का पार्टी का वर्कर भी जुनूनी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हो सकता है, आम आदमी का भी हो सकता है, पीडीपी का भी हो सकता है। ये जुनून, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी बोला, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर होम मिनिस्टर, डू हैव एनीवन इन जम्मू एंड कश्मीर? एक बता दो, हिंदुस्तान में एक मुसलमान निकाल के बता दो जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुका है। नहीं रहा होगा ना। तो उस लेवल के आदमी के बारे में एक टुच्चा सा आदमी उठ के बोला, ही हैज टू बी शट डाउन, एंड दैट इज परफेक्टली व्हाट दे डिड। जब द मोमेंट, देखो अब आप मुझे बताओ, 12 लाख की बात की, हर एक को जस्टिफिकेशन देता घूम रहा है ना महराज में। इज ही एक्सप्लेनिंग कि क्या हुआ जेके हाउस में वहां पर? इज ही एक्सप्लेनिंग व्हाई हिज फादर हैज थ्रोन हिम आउट, व्हाई ही हैज डिसोन्ड हिम? चुबा ना, किसने कहा था मुंह खोलने का? अगर वो मुफ्ती साहब के लिए नहीं बोलते तो शायद पीडीपी के वर्कर भी नहीं बोलते। ये बात वो है जो सबको पता है। मतलब गिव एंड टेक हुआ है, एक्शन का रिएक्शन। नो, यू ट्राई टू, आपको ये लगेगा कि हम कुछ भी बदतमीजी करते रहेंगे और पीडीपी के वर्कर या पीडीपी के लीडरशिप वहां चुप करके सुनते रहेंगे, इज हाईली मिस्टेकन। मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला हैज अ लीश अराउंड हिम व्हिच ही इज पुलिंग, एंड दैट उनके इशारे पे सब चीजें हो रही हैं। यू कॉल इट लीश, यू कॉल इट व्हाटएवर यू वांट। बट देखो, ये 3 दिन इसके पहले बजट के टाइम पे इसको याद नहीं थी बकवास करने की। जब उमर अब्दुल्ला स्पीच देना था, बजट को भी तो रोक सकता था, बजट डिस्कशंस रोक सकता था, 10 चीजें रोक सकता था। जिस दिन डेली वेजर का आया, जिस दिन वक्फ आया, जिस वक्त का, अब मेरे को बताओ, वक्त ये डिस्कशन ना हो, किरण रिजिजू आया हुआ, स्टेट हुड के ऊपर रेजोल्यूशन सजाद साहब ने मूव किया हुआ, अमित शाह जम्मू में, कैन उमर अब्दुल्ला अफोर्ड? क्योंकि उनको पता था स्टेट हुड के ऊपर रेजोल्यूशन अगर असेंबली में आया, मेरे अपने एमएलए, मेरे अपने मंत्री खड़े हो गए 2 स्टेट। उमर अब्दुल्ला ने क्या बात करनी थी अमित शाह जी से? वक्त के ऊपर मौका था उमर अब्दुल्ला के पास, रेजोल्यूशन पास कराकर कहता, सर हम वी आर दी मेजॉरिटी स्टेट, मुस्लिम स्टेट, वी हैव दिस ऑब्जेक्शन सर, वी मे नॉट बी अगेंस्ट टोटलिटी ऑफ द एक्ट, वी आर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर क्लॉज, ये है हमारा रेजोल्यूशन, प्लीज इसको अमेंडमेंट आप मूव करो। आप तो हो ना पावर में, हमारी तरफ से रेजोल्यूशन है, आप प्लीज इसको कंसीडर करो। कर सकता था, नहीं कर सकता, बट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको पता था कि ही इज ट्राइंग टू अपीज अमित शाह and the central government. He is not trying to sit with them and have a dialogue. देखो, सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, अगर आप उनके पास एक कंक्रीट चीज लेकर जाओगे जो कानूनी सस्टेनेबल है कि सर यही चीजों के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होना है, आप इसको अमेंड कर दो ना सर। हम लोग भी तो एक लेजिस्लेटर्स हैं। स्पीकर ने भी तो यही कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक प्रीजुडिस है ये चीज। सेम टाइम पॉलिटिकल पार्ट, सब जुडिस उसके बाद, देखो सब जुडिस इज डिफरेंट। ये तो वही वाली बात है, रिजर्वेशन पे कमेटी क्यों बना के बैठा है? आप देखो, रिजर्वेशन पे कमेटी बनाई है, ये कहते हैं हमने कुछ करना नहीं। वहां पे स्टेट की तरफ से जवाब आता है कि पिटीशन बी बी डिसमिस्ड एज नॉट मेंटेनेबल। जो रिजर्वेशन की परफेक्ट है, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज कि उसको क्या चाहिए। ही इज फोकस्ड ऑन वन थिंग, ही वांट्स कि मुझे अफसरों के ऊपर कंट्रोल चाहिए ताकि मुझे सलूट बजे प्रॉपर। दैट इज हिज टोटल पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं। आप मुझे बता दो, टूरिज्म के इंचार्ज हैज ही पुट हिज फुट डाउन इन बनी, बसोली, भद्रवा, किश्तवाड़, पुंछ हवेली वाली साइड पे उधर भी हैं। आप एयरबीएनबी का सेटअप बनवा सकते हो अच्छा, पटनीटॉप खुर्द में। यू कैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटली करना, ये कर सकते हो ना। वेयर इज ही सेटल्ड? गुलमर्ग,
बिकॉज ये उनका चाइल्डहुड डेस्टिनेशन है, उनको वो स्कीइंग करने जाना है, वहां पे वही करने जाते हैं। आप चौपर लगा दिया ये ऊपर नीचे, वो तो ये कहते हैं, उमर अब्दुल्ला का कल मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे पे इल्जाम वो चीज वो लोग लगा रहे हैं जो खुद बीजेपी के लैब में जो है जाकर बैठे हुए थे, और जो चीजें आज जो मुझे वो करने के लिए कह रहे हैं, जैसे आप टूरिज्म के लिए कह रहे हैं, वो उस समय पीडीपी बीजेपी की कोalition थी, उस समय भी ये चीजें हो सकती थी ना। बीजेपी ने जम्मू में टूरिज्म के लिए बात की, ना पीडीपी ने टूरिज्म के लिए बात की। जब सरकार अभी जब इलेक्शन होनी थी तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था, आई एम दी ओनली कस्टोडियन, आई एम दी ओनली पर्सन हु कैन टेक ऑन बीजेपी। इसी वहां पे डमरू हिलता है, यहाँ पे गुलाटी बजती है। ये तो हालत हो गई। अच्छा, अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। जब आप वक्फ को लेकर बात करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, आपको लगता है जब वक्फ की अमेंडमेंट के लिए जो भी रेजोल्यूशंस दिए जा रहे थे या जो भी पॉइंट्स दिए जा रहे थे, कश्मीर से भी कई लोग जो हैं वो गए, क्या आपको लगता है उनके पॉइंट्स को जो है कहीं रिजेक्शन में डालना वो कहीं गलत किया सरकार ने? कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी है तो उन लोगों की भी बातचीत जो है सुननी चाहिए थी। देखो, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने कानून बनाना है विच इज रिलीजियसली सेंसिटिव, देखो मैं बोल रहा हूँ, अब क्या है वक्त के अंदर इन्होंने कहा है कि अ पर्सन, आपकी 2 MP ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, राइट? जब आप ये कानून सेट करते हो तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ जम्मू में, ऑन माई रिलीजियस ट्रस्ट, मैं सोचता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड बाय द वे मुफ्ती साहब ने बनाया था, एक्ट उनकी सरकार में बना था, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है नो द पर्सन हु विल बी मेंबर ऑफ द बोर्ड हैज टू बी हिंदू। अच्छा, आप एक्ट निकाल लो, मुफ्ती साहब का है, उसमें स्पेसिफिकली हैज टू बी हिंदू, लेकिन होता क्यों नहीं है? होता है, इट इज फॉलोड। अब आप मुझे बताओ, वक्त के अंदर वो आप रिवर्स कर देते हो, यार हमको क्या पता चलेगा भाई कैसे? बिकॉज वक्त इज अ चैरिटी टू गॉड, वो उनका भगवान के साथ अपना है, बिकॉज उनकी फिलॉसफी या उनका रिलीजियस टेक्स्ट कहता है कि एक दिन आएगा जजमेंट डे होगा, जिसको वो कहते हैं कि आखिरी दिन होगा जब सबका हिसाब होगा। उसमें उनके रिलीजन के अंदर चैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स में, वो उस चैरिटी के अंदर ही वक्फ बने हैं। अगर वो वक्फ को एक मुसलमान ही कंट्रोल करता हो, MP आपने लिखा ना, MP आपने फीमेल्स रखी हैं उसमें, अगर वो मुसलमान ही है वो ही कर पाएंगे ना उसको हैंडल। अब तू कौन, मैं खाम खा, तो गवर्नमेंट बेसिकली अपने आप को घुसा रही है। दूसरी क्या वजह मानते हैं इसकी? देखो, द मोमेंट आप जैसे ही मुस्लिम्स को, बीजेपी एक सेकंड क्लास सिटीजन क्रिएट करना चाहती है मुस्लिम्स। अब मुझे बताओ, हमारे जागरण होते हैं, सड़क हम बंद करते हैं, आई डोंट थिंक किसी को ऑब्जेक्शन होती नहीं होती। हम कहते हैं यार चलो यार 2 घंटा 3 घंटे के लिए माता के जागरण कर रहे हैं, पूरी रात चलता है, कोई बात नहीं, करते कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। कहते हैं यार चलो ठीक है, बहुत दुनिया है, रिलीजन करती है, प्रोफेस करती है, माता का नाम लिया जाता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट एट द सेम टाइम नमाज पढ़ने में 15 मिनट आप थोड़ी मारना शुरू कर देते सड़क पे। एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ गई? रामनवमी पे 2 दिन पहले बॉम्बे में आप भगवान राम के नाम पर जुलूस निकलता है, आप उसके अंदर गालियों वाले डीजे बजाते हो। अब मेरे को मैं एक ही सवाल है बीजेपी से और हर एक आदमी से जो इस चीज को बड़ा सपोर्ट करता है, कि क्या वो रामनवमी पे जो डीजे में बजते, क्या वो भजन गिने जाएंगे? गालियां भगवान राम के नाम पे। और भगवान राम के लिए कहाँ पे लिखा है कि दूसरे धर्म को नीचे करना? भगवान राम के मुंह से निकला हुआ कभी एक अवश्य नहीं आप निकाल के कह सकते जिसमें उन्होंने किसी और धर्म या किसी और आदमी के बारे में अपशब्द कहा। उस आदमी, उस भगवान के नाम पर आप सियासत कर रहे हो। आप एडवोकेट हैं, एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वक्फ में किया कि आज से पहले जो भी वक्फ के डिस्प्यूट्स होते थे वो सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट तक ही सीमित थे, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एब्सोल्युटली, इतनी पिटीशन तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ रेड पिटीशन लाई करते थे आर्टिकल 226 में, और 220, और उस रेड पिटीशन के बाद इस पे सरकार गुमराह कर रही है। ऑब्वियसली अब सरकार ने क्या किया, सिर्फ पार्टी ऐड किया, आप दावा भी कर सकते, सिविल सूट भी कर सकते। ऐसा कभी नहीं था कि हाई कोर्ट में नहीं करते, नहीं जा सकते थे। आप एक काम करो, अध्यक्षा अंद्राबी को आप उनको जाओ, उनको पूछा मैडम कितनी पिटीशंस में रेड पिटीशंस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में प्रायर टू दिस एक्ट। जब आप दरख्शन अंद्राबी का बात करते हैं, और इस वक्फ में एक पॉइंट ये भी है कि महिलाओं को जो है वो पहले नहीं है। हालांकि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें काफी जगहों पर
चाहे वो केरल की बात कर ले या महाराष्ट्र की बात कर ले, कई जगहों पर, बिहार की बात कर ले, यूपी की बात, पंजाब की बात कर ले, पंजाब है थ्री अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन रही हैं वहां पर, हमारे जम्मू कश्मीर में। तो फिर ये कहना कि महिलाओं को अब जगह जो है वो मिल पाएगी। सो बीजेपी, आप मैं बताओ, वक्फ एक्ट को उतना ही प्रमोट किया जा रहा है जितना औरतों के लिए आपने फीमेल रिजर्वेशन की 2023 एक कानून बनाया गया जो इन्फोर्स आएगा शायद 2030 में, अमित शाह ने कहा 29 में। तो अमित शाह ने कहा 7 साल के बाद शायद आ सकता है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। तो 7, अगर इतनी ही इनको औरतों के बारे में इतना ध्यान था तो ऐसा कानून लाया क्यों था 2023 में, जो एनफोर्स 2030 में होगा। ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर वक्फ में महिलाओं को संरक्षण देना जरूरी है, अगर वो कहते हैं अब मिलेगा, तो जो बाकी जो रिजर्वेशन की बात है, या बीजेपी में या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या उसमें रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को नहीं लाना चाहिए? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, आप उनको कहो कि यू गिव अस वन मुस्लिम एमपी दैट यू हैव इन पार्लियामेंट इस टाइम। महिला मुसलमान एक एमपी है खुदाना साहब, वो भी राज्यसभा में। इन्होंने टिकट ही नहीं दी किसी मुसलमान को लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप वो टिकट देते तो आपका जो नैरेटिव था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पहचाने कि देश की संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों को देंगे कांग्रेस वाले, और उन लोगों को देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं, उनको कपड़ों से पहचाना जाएगा। अब मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर से ये है कि जो आपने 5 साल का क्लॉज रखा है उसके अंदर कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान 5 साल का होना वही डोनेट कर सकते, वो आप पहचानोगे कैसे? बच्चे ज्यादा होने पे, कपड़ों से, किससे पहचानोगे? मतलब ऐसी ऐसी एब्सर्डिटी रखी गई है। तो ये बेसिकली वो चीजें जिनको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तो सेटिस्फाइड तो करेगी इस एक्ट को, लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उमर अब्दुल्ला के लिए भी और अमित शाह के लिए, दे शुड हैव हर्ड। यहाँ पर एक बहस होती, मुस्लिम लेजिस्लेटर्स बहस कर रहे थे, आपको सुनना पड़ेगा उनको, आपको समझना पड़ेगा, वो कोई आपकी गर्दन थोड़ी पकड़ रहे हैं। देखो किसी भी डेमोक्रेसी में ग्रोथ वहां पे होती है जहां पे ऑपोजिशन की बात को भी तवज्जो दिया जाता है। आपको लगता है जो डिस्कशन स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया वो भी सरकार के कहने पे? आप देखो ना, उसकी टाइमिंग ही वैसी है। अब आप मुझे बताओ, नीचे सागर साहब, सलमान सागर, तनवीर सादिक, ये सब लोग नीचे हल्ला कर रहे हैं। 10 MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये कह रहे हैं वक्त पे डिस्कशन होनी चाहिए। रातर साहब कम्स फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहते नहीं होगी। उमर साहब मीट्स द सेम पर्सन इन ट्यूलिप ऑन द सेम टाइम। वो तीनों ही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ना, किसी और का तो है नहीं ना। तो ये चला ही वो ही रहे हैं सारा सिस्टम। अच्छा, मैं अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वाहिद परा ने और भी कई जो रेजोल्यूशंस लाने की, प्राइवेट बिल्स लाने की बात की थी। अब असेंबली तो खत्म हो गई और असेंबली में चर्चा जो है उन बिल्स पर हो नहीं पाई। हालांकि मेरी डेली वेजर से भी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास एक मौका था 3 दिन का, हम बहुत इंतजार कर रहे थे इन 3 दिनों का कि शायद हम पर बात हुई। हमारी जो मिनिमम वेजेस एक्ट या वेजेस को इनहांस करने के लिए काफी कुछ चीजें जो है वो की जा रही। अब ये बिल तो रह गए, इन पर बातचीत तो नहीं हुई। अब वाहिद परा जो चीजों को, जिन लोगों की आवाज बनना चाहते थे, अब वो किस तरह से उन चीजों को मुकम्मल एक राह पर ला पाएंगे? देखो, ये ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली इट्स एंड ऑफ द डे, ऑब्वियसली द फाइट विल कंटिन्यू। जो हम एज ए ऑपोजिशन, हमारा पर्पस ये नहीं है कि जो उमर अब्दुल्ला करते हैं या सरकार करते हैं हम हर चीज को क्रिटिसाइज करें। हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव हम ग्रोथ करते हैं और कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो यहाँ से दिखता है जब हम ऐसे बिल्स लाते हैं। रिजर्वेशन के ऊपर हमने लिखा हुआ है, वी हैव रिटन अबाउट रेगुलराइजेशन ऑफ लेबर। हमने यूनिवर्सिटी के लिए भी बिल्स दिए थे, वो हालांकि एक्सेप्ट नहीं किए गए। देयर इज अ बिल ऑन द बैन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसको भी ऊपर भी हुए। हर एक के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम भी करना चाहते थे, किसी ने उनको रोका तो नहीं ना सरकार को। इतना तो बिजी नहीं है ना सरकार। एक टाइम पे आप कहते हो हमारे पास पावर्स नहीं है, तो पावर नहीं है तो मतलब 90% टाइम आपका वेला है, इन पे काम कर सकते हैं। आपके 100 मिनट हैं, आप कहते हो हमारे पावर से 10 मिनट के काम करने की है, 90 मिनट वेले ही हो ना, तो कर सकते थे ना इन चीजों के ऊपर, बिल्स मूव कर सकते थे। आप अल्टीमेटली पास कर सकते हो उसको, सेंड इट टू द गवर्नर, टेल हिम दिस इज द मैंडेट ऑफ पीपल, यू वांट टू वर्क विद अस। आप कहते हैं आपने जम्मू कश्मीर का ध्यान रखना, आप जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं, तो दिस इज पास बाय द असेंबली, अप्रूव इट, करते रहे रेगुलराइजेशन लोगों की। आपको लगता है आप काम कर पाएंगे उमर अब्दुल्ला उन बिल्स पे? कोई बातचीत पीडीपी से जो चीजें आएंगी उस पर ध्यान देंगे? उमर साहब को लगता है दैट ही थिंक्स दैट एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, हर बात को राजनीति पे ले जाते हैं। तभी लेके जाना। आप मुझे बताना कल उसने क्या बोला,
Did he even say once कि नहीं यार it is very sad कि ये सब कुछ हुआ है and reservation ये बिल जो था वर्कर्स का हम नहीं कर पाए? What is his answer? मेरे पे सवाल वो उठा रहे हैं जो खुद उनकी गोद में बैठे थे। यार तुमने साथ में, और उसके बाद उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी कि पर चांस मैं पहुंच गया वहां पे, यूनियन मिनिस्टर पर चांस पहुंचा हुआ था, तो सिक्योरिटी डिटेलिंग तो पता नहीं थी, क्योंकि ये तो घूम के विशाखापट्टनम रहते थे, कश्मीर में तो घूम नहीं रहते। यहाँ पे तो एसएसपी जाता है टुलिप गार्डन में तो सबको पता होता है कि कौन आया है। तो he gives that kind of justification. He is basically is not inclined to work. उनका एक ही पर्पस है कि मैं किस तरीके से I get cozy with BJP so that gift me state subject, state. Point ये है कि state आपका हक है, आपका, मेरा, हम सबका हक। आपको लगता है स्टेट आने के बाद उमर अब्दुल्ला के बिहेवियर में कुछ चेंज आएगा? जो आप कह रहे हैं अभी जो आप कह रहे हैं कि डमरू वहां से बचता है, गुलाटी यहाँ बचता है, मोर डिस्ट्रक्टिव। अब जब गुलाटी मारते रहोगे तो अगला क्यों देगा यार डमरू आपको? अच्छा, वो कहेगा मैं डमरू ही लाता रहूंगा, तो गुलाटी तो अगला नाच रहा है, नाचने दो। चलिए, बहुत चर्चा थी ये, और इन सब पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कल जो चीजें असेंबली में हुई जो कभी देखी नहीं गई, उस पर बातचीत करना जरूरी है। और ऐसे पत्रकार मैं समझता हूं कि जहां में महराज मलिक का जो उनकी भावना थी, जो उनके दिल में क्या था, जब मैं उनकी बात पब्लिक डोमेन में रखना चाहता हूं, तो तब मेरा यह भी फर्ज बन जाता है कि पीडीपी का जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने पब्लिक डोमेन में आए, और मैं कोशिश करूंगा कि बीजेपी के भी एमएलएस के पास जाऊं और उनसे भी बातचीत करूं कि आखिर ये स्कफल की क्या जरूरत थी, जिसमें इस स्कफल में इस 3 दिन के जो सब कुछ बीता, इसमें कई लोगों की उम्मीदों का जनाजा जो है उस असेंबली में निकलते हुए दिखा, जिसका जिम्मेवार वहां पर हर एमएलए, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो एनसी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें जो जनता की थी वो कहीं भी पूरी नहीं हो पाई। अब सवाल ये रह गया कि उस जनता को जो उम्मीदों के साथ इन एमएलएस को असेंबली में भेजा था, वो उनकी उम्मीदें अब कहां जाएंगी? अब वो पूरी हो पाएंगी या फिर, क्योंकि सभी ये कहते थे कि जो भी हमें मिलेगा इसी बजट सेशन में जो है वो मिल पाएगा, लेकिन इस बजट सेशन में गरीब गुरबत लोगों के लिए कुछ भी जो है नहीं मिल पाया। सोशल मीडिया पर दिखे सिर्फ एमएलएस आपस में भिड़ते हुए, सरकार भी, अपोजिशन भी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो भी जो है वो भिड़ते हुए नजरे। अब ये सवाल ये है कि उन जनता के सवालों का जवाब ये एमएलएस किस तरह तक उन तक पहुंचाएंगे। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं उन जनता की आवाज उठाने की, लेकिन ये एमएलएस किस तरह से उन जनता के उम्मीदों पर खरा आगे किस तरह से उतर पाएंगे, ये देखने के लिए आप हमारे जेएंडके न्यूज बस चैनल के साथ जुड़े रहे। हम जनता की आवाज, इन एमएलएस की आवाज और सरकार की आवाज भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।